नमस्कार दोस्तों, 17 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। पहली न्यूज़, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट अनलाइकली अमिड राइजिंग कोविड-19 केसेस। देखिए, रिसेंटली रिपोर्ट निकल के आ रही कि दिल्ली में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके चलते मोस्ट प्रॉब्ली जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर में शुरू हो जाता है, वो शुरू होने वाला नहीं है। अब मुझे कैसे पता या फिर न्यूज़ में कैसे आ रहा है कि शुरू होने वाला नहीं है? उसका रीजन ये है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी पे मैं ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुका हूं। तो कैबिनेट कमेटी मेरे नाम के साथ सर्च मारिए यूट्यूब में, आपको मेरे लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिए। तो कितनी प्रकार की कैबिनेट कमिटीज होती हैं, वो काम कैसे करती हैं, उसके साथ एम्पावर्ड ग्रुप्स, इन सब चीजों को ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे भी बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का काम क्या होता है कि ये लोग मिलते हैं और सेशन की डेट्स को डिसाइड करते हैं और सेशन की डेट्स को कम से कम 2 हफ्ते पहले बताना होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते हैं देश भर में, तो उनको वहां से दिल्ली पहुंचना होता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, ट्रेवलिंग में टाइम लगता है, तो इसके लिए उनको 2 हफ्ते पहले डेट बतानी पड़ती है। अब बात यह है कि यहाँ पे शायद कुछ ऐसा बनता नजर आ रहा है कि इस बार विंटर सेशन नहीं होगा। अब इससे पहले कब कब ऐसा हुआ है कि विंटर सेशन नहीं हुआ है? तो 1975 में विंटर सेशन नहीं हुआ, 1979 में नहीं हुआ, 1984 में नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बोला जा रहा है कि ये जो विंटर सेशन है, इसको बजट सेशन के साथ मिला दिया जाएगा। और बजट सेशन कब शुरू होता है? 1 फरवरी को। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस विंटर सेशन को बजट सेशन के साथ मिला के कंबाइन करके सामने रखा जाएगा। क्या सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भैया 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दो पार्लियामेंट के सेशंस में। अब चूंकि पिछला वाला जो सेशन था, मानसून सेशन, वो ऑलरेडी लेट हुआ है सितंबर में, तो सितंबर में और अगर 1 फरवरी से अगला सेशन शुरू करते हैं तो जो बीच का गैप है वो 6 महीने से कम है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारी सरकार के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो ये विंटर सेशन करवाएं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस विंटर सेशन को स्किप कर दिया जाएगा। अगर आप मानसून सेशन की बात करिए, जो पहले हुआ था, वो 14 सितंबर को बुलाया गया था। कुल मिला के उसमें 18 सिटिंग्स होनी थी, 1 अक्टूबर तक उसको खत्म होना था, लेकिन 14 सितंबर से 24 सितंबर ही चला। उसको कम चलाया गया क्योंकि कोरोना वायरस का पैंडेमिक था, जल्दी जल्दी से बिल पास कराया रूलिंग गवर्नमेंट ने और उसको खत्म कर दिया। अभी नवंबर वाला जो ये सेशन नहीं हो रहा है, इसके चलते सरकार को क्रिटिसाइज भी बहुत हद तक किया जाएगा। क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट के सेशन ही एक ऐसा समय होता है जब अपोजिशन को यह मौका मिलता है कि वो गवर्नमेंट को अटैक कर सकते हैं और लोकसभा और राज्यसभा टीवी जो रिपोर्टिंग करते हैं वो देश भर देखता है। अभी पार्लियामेंट सेशन नहीं होंगे तो रूलिंग पार्टीज जो पॉलिसी बनाती जाएगी, उस पॉलिसी के ऊपर कोई इफेक्टिव क्रिटिसाइजमेंट हो ही नहीं पाएगा, उन पॉलिसीज के ऊपर कोई इफेक्टिव बहस हो नहीं पाएगी। वो अलग बात है कि जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो काम करती रहती हैं, सेशन चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, बट फिर भी लोकसभा राज्यसभा में जो रिपोर्टिंग होती है वो तो पार्लियामेंट्री डिबेट की होती है ना। राज्यसभा में जब बवाल हुआ था फार्म बिल्स को लेके, जो राज्यसभा एमपी थे डेरेक ओब्रायन जो चढ़ गए थे उस समय पे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पे, ये सब चीजें जब देश के लोगों के सामने पहुंचती हैं तो देश के लोगों को पता चलता है कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है। जब सेशन ही नहीं होगा तो चीजें अच्छी नहीं। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स कल ये भी बोलने वाले हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि सेशन ना हो, क्योंकि इस समय पे सेशन होगा तो बहुत लंबा अपोजिशन को एक मौका मिलता है रूलिंग पार्टी की गलतियां उठाने के लिए। और इस समय पे रूलिंग पार्टी को बहुत सारे अलग अलग फैसेट्स पे क्रिटिसाइज ऑलरेडी किया जा रहा है। कैबिनेट कमेटी की बात कर लेते हैं। कैबिनेट कमेटी आर बेसिकली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको नहीं दिया गया, वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए उनको बोला गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? देखिए, रूल्स ऑफ बिजनेस जो पर्टिकुलर हाउसेज होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में मेंशन कर रखा है कैबिनेट कमिटीज को। जो एग्जीक्यूटिव इन इंडिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो किसके थ्रू काम करता है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाने की ताकत पार्लियामेंट ने किसको दी? मतलब पार्लियामेंट को किसने दी? तो मतलब जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है 1961, मतलब कि ये डिसाइड करते हैं कि जो भी पार्लियामेंट का सेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाए पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने। इनको ये रूल बनाने की ताकत किसने दी? तो ये ताकत दी आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि बोलता है द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द इलेक्शन अमंग फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ सेट बिजनेस। मेरे रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये जो स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस, इसका मतलब क्या है? मैं उस समय पे उस मैसेज का जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि जब मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, 100-150 मैसेज आ रखे होते हैं। अब
वैसे तो मैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैसेजेस का जवाब दे देता हूं, लेकिन जो एग्जैक्ट कंटेंट रिलेटेड डाउट है, अगर मैं उनके जवाब देने को जाऊंगा तो मेरे दिन के 4 से 5 घंटे तो इसी में चले जाएंगे। इसलिए काम भर के मैं जवाब देता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं अपने वीडियोस को इतना एग्जॉस्टिव बनाऊं ताकि आपको सब चीजें वैसे ही समझ में आ जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाने में, सरकार को चलाने में जिस प्रकार की भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए और एफिशिएंट तरीके से सरकार को चलाने के लिए रूल बनाने की ताकत है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास मतलब किसके पास? एग्जीक्यूटिव के पास। और एग्जीक्यूटिव कहां से आएगा? जो लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी कमांड करते होंगे। तो इसी आर्टिकल 77(3) के अंदर भैया ये बनाए गए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, और इसी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के अंदर भी कैबिनेट कमिटीज हमको नजर आ जाती हैं। ठीक है, कैबिनेट कमेटी बनाने की ताकत प्राइम मिनिस्टर के पास है। कैबिनेट कमेटी को स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। बहुत प्रकार की कैबिनेट कमेटीज होती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटीज हैं। आप मेरे लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स देखिए जाके, आपको पता चल जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में डिस्कस हो सकता है। कोई ऐसा इकोनॉमिक इशू या पॉलिटिकल इशू जिसमें एक बहुत डिटेल एनालिसिस जरूरत है, तो उसको डिस्कस किया जा सकता है। Policy matters related to foreign affairs which do not have any negative effect on internal as well as external security of the country, इनको CCPA में डिस्कस किया जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको काम आएगा। फिर एक छोटी सी न्यूज है, गेल ने कोची मैंगलुरु पाइपलाइन को कनेक्ट कर दिया। ये जो कोची मैंगलुरु पाइपलाइन है, इसको कनेक्ट करने में देरी इसलिए लग गई क्योंकि ऐसा प्रोजेक्टेड था कि अगस्त तक ये जो प्रोजेक्ट है पूरा हो जाएगा, लेकिन आखिरी जो 504 मीटर का जो प्रोजेक्ट था वो चंद्रागिरी रिवर से पास होता था, जो कि नॉर्दर्न केरला में पड़ती है। इसमें समय लग गया। तो चंद्रागिरी रिवर न्यूज में याद रखिएगा, ये नॉर्दर्न केरला में बहती है। फिर इस 444 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन को 2009 में लॉन्च किया गया था, 2915 करोड़ की कॉस्ट पे। इसको कमीशन किया गया 2014 में। इनिशियली ऐसा कहा जा रहा था कि खर्चा आएगा 2915 करोड़ का, बट फाइनली खर्चा निकल के आया 5750 करोड़ का। एक छोटी सी न्यूज है, उतनी इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बस याद रखिएगा। गेल की बात कर लेते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है, लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंडिया में। हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट इसके अंदर आते हैं? तो नेचुरल गैस आती है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसमिशन आता है, पेट्रोकेमिकल्स आते हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, इस तरीके की चीजें आती हैं गेल के अंदर। गेल को एक महारत्ना स्टेटस दे दिया गया है 1 फरवरी 2013 को। अभी तक केवल 8 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को महारत्ना स्टेटस दिया गया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज है, WPI क्विकन्स टू 8 मंथ हाई। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, CPI बेंचमार्क इन्फ्लेशन रेट माना जाता है, और WPI। अब देखिए, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में फर्क क्या होता है? फर्क केवल इतना है दोस्तों कि जो अलग अलग चीजें हैं, जो बास्केट ऑफ गुड्स है ना, उन गुड्स में कुछ चीजों को WPI में ज्यादा वेटेज दी जाती है, कुछ चीजों को CPI में ज्यादा वेटेज दी जाती है। WPI का जो डाटा है, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, मैंने इस चीज को इंटेंशनली इस PPT में और इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। इन दोनों सवालों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा आप भी ढूंढिए। वैसे तो मैंने इनके जवाब कई बार पहले दे रखे हैं, बट इस वीडियो में मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये जो इंडिया का होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, ये पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2020 में ये 1.48% था, अक्टूबर 2019 में 0% था, सितंबर 2020 में 1.32% था। इसी में जो WPI फूड इंडेक्स इन्फ्लेशन है, ये सितंबर 2020 में 6.92% था, अक्टूबर में 5.78% पहुंच गया। वेजिटेबल्स का जो इन्फ्लेशन है वो भाई सितंबर में 36.5% था, अब 25.23% पे आ गया। इस साल के इस समय पे वेजिटेबल इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा होता है, क्योंकि मॉनसून इरेगुलरिटीज के चलते जो कि हमारी खरीफ की फसल है, वो फसल काफी खराब हो जाती है। आपको पता है ना कि खरीफ की फसल की जो हार्वेस्टिंग होती है वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होती है, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। और उस समय पे चूंकि खराब मानसून होने की वजह से या इररेटिक रेनफॉल पैटर्न होने के चक्कर में अगर बारिश गलत तरीके से गलत समय पे गलत जगह बरस गई तो फसलें तबाह हो जाती हैं। इसलिए प्याज के और बाकी सब्जियों के दाम इस समय पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी न्यूज है WPI से रिलेटेड। क्या है ये WPI इंडेक्स? इट इज एन इंडेक्स दैट मेजर्स एंड ट्रैक्स द चेंजेस इन प्राइसेस इन गुड्स एट द स्टेजेस बिफोर द रिटेल लेवल।
आप ये कह सकते हो कि WPI रिटेल लेवल से पहले, रिटेल लेवल क्या होता है कि भाई आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हो, आप सामान खरीदने गए मार्केट में, तो आपने किराने की दुकान से सामान खरीदा या किसी बड़े डीमार्ट टाइप बिग बास्केट या फिर बिग बाजार से सामान खरीदा, तो आप रिटेल कस्टमर हो, आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हो, मार्केट से जाके सामान खरीद रहे हो। तो जो रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन होता है उसको बोला था कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, CPI। और जब होलसेल प्राइस इंडेक्शन की बात आती है तो रिटेल लेवल पे जाने से पहले जो गुड्स की खरीद फरोख्त होती है उसके इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर किया जाता है। तो ये वो इन्फ्लेशन है जो रिफर करता है उन गुड्स को दैट आर सोल्ड इन बल्क एंड ट्रेडेड बिटवीन एंटिटीज और बिजनेसेस। यहां पे कंज्यूमर्स नहीं आते हैं, ठीक है ना, यहां पे एंटिटीज और बिजनेसेस अब आपस में खरीद फरोख्त करती हैं, उसमें जो प्राइसेस के चेंजेस होते हैं उसको WPI में मेजर किया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपको काम आएगा। फिर एक और न्यूज है, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है चाइना को काउंटर करने के लिए। यह साइन हुआ है 17 नवंबर 2020 को, जिसको बोला गया RAA, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। क्या काम है इसका? चाइना के इन्फ्लुएंस को साउथ चाइना सी में रोकना, पैसिफिक आइलैंड नेशंस में रोकना। 6 साल लगे हैं इस एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस में। ऐसा ही एक एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, जापान और USA के बीच में साइन हुआ था लास्ट टाइम 1960 में, ठीक है ना। तो 1960 में लास्ट टाइम एक ऐसा ही एग्रीमेंट साइन हुआ था, ओके, ये जापान और US के बीच में। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ एक ऐसा ही एग्रीमेंट साइन किया जिसको बोला गया MLSA, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसके बारे में मैं वीडियो एक अलग से बना चुका हूं। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये MLSA जून 2020 में साइन हुआ था। जापान और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले इस एग्रीमेंट में क्या है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का प्रयोग कर सकते हैं, और वो मिलिट्री बेसिस का प्रयोग फ्री में नहीं करेंगी, उसके लिए पेमेंट करी जाएगी। इंडिया के ऑलरेडी ऐसे एग्रीमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और फ्रांस के साथ हैं। कहीं ना कहीं जापान, US, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन सब की आपस में जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो बढ़ रहा है। अब आप देखो दोस्तों, एक चीज देखने वाली है, 15 नवंबर को जापान और ऑस्ट्रेलिया RCEP के एग्रीमेंट में भी है, जो कि एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, और एट द सेम टाइम 17 नवंबर को जापान और ऑस्ट्रेलिया एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं, जो कि सीधे सीधे दिख रहा है कि चाइना को काउंटर कर रहा है। तो यहां पे चाइना से कोई डर नहीं रहा है उसकी इकोनॉमिक पावर को देख के, बस वो चाइना को सीधे सीधे नाराज नहीं करना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो RCEP तो साइन कर ही रहे हैं, और RCEP साइन करने के बाद चाइना यूनिलैटरली सैंक्शन भी नहीं लगा सकता ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया की जो गुड्स का एक्सेस है चाइनीज मार्केट को, वो तो रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ वो लोग अपने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को भी कम नहीं कर रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया 12th ब्रिक्स समिट होगी 17 नवंबर 2020 को। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ब्रिक्स 12वीं ब्रिक्स समिट को अटेंड करेंगे। ये होस्ट कर रही है रशिया के द्वारा। इसका थीम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, यहां देखिए, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स मेंबर्स है चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका। यहां पे इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से गुजर रहा है। यहां पे इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रशिया, US और चाइना, इन तीनों के साथ अपनी जुगलबंदी कैसी बनाई जाए। चाइना के साथ तो वैसे ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, रशिया एक लिमिट से चाइना का साथ दे रहा है, और कहीं ना कहीं US का साथ देने से हम रशिया के अगेंस्ट होते नजर आते हैं। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो बहुत बदल गया है। आर्मेनिया के साथ क्या हुआ, उसको रशिया ने रोकने की कोशिश नहीं की, रशिया ने एक पीस एग्रीमेंट साइन करा दिया और अजरबैजान के फेवर में विक्ट्री चली गई। चूंकि CSTO के एग्रीमेंट के आता था आपका आर्मेनिया की मदद नहीं की रशिया ने। रशिया चाहता तो आर्मेनिया का इतना बड़ा इलाका अजरबैजान के पास नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं डिफेंस के फील्ड में, जंग के फील्ड में रशिया पे एक लिमिट से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। ये 1962 के इंडिया चाइना वॉर से भी हम देख सकते हैं, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया और रशिया मदद करने के लिए नहीं आया। उस समय अगर एक किसी कंट्री ने इंडिया की मदद की थी तो वो था USA, क्योंकि USA का जब एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे ही इंडियन ओशन में एंट्री मारेगा, चाइनीज फोर्सेस उस समय पे बैक ट्रैक कर जाएंगी। वो खैर एक ही कहानी है। तो ब्रिक्स की समिट है, थीम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और जब बात आती है मिलिट्री की, तो इंडिया की मिलिट्री ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, किसी की दम नहीं अटैक करने की। अगर दम होती तो चाइना गलवान वैली एक्सीडेंट के बाद आगे बढ़ता, आगे नहीं बढ़ा, चूंकि उनको पड़ा है कि आगे बढ़ गए तो बवाल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, PM मोदी अनवील्स स्टैच्यू ऑफ पीस। देखिए, एक स्टैच्यू ऑफ पीस को अनवेल किया मोदी साहब ने 16 नवंबर 2020 को। कब किया है? 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। इसकी फोटो मिलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, बस यही एक फोटो मुझे मिल पाई है, ठीक है, एक प्रॉपर फोटो अलग से मिल नहीं पाई, इसलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया।
ये फोटो क्यों न्यूज में, इसको अष्ट धातु जी के साथ बनाया गया, अष्ट धातु के साथ बनाया गया। ये एक ऑक्टो एलॉय है। ज्यादातर जो हिंदू और जैन टेम्पल्स में मेटलिक आइडल्स बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो इसी अष्ट धातु से बनती हैं। तो ये एलॉय में गोल्ड भी है, कॉपर भी है, सिल्वर, टिन, जिंक, आयरन, टिन, एंटीमनी, मरकरी, सब कुछ है। एक ऐसा ही और एलॉय है जिसका नाम है पंचधातु। पंचधातु गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन और जिंक से बनता है। ये जो स्टैचू है 151 इंचेस टॉल है। कहाँ पे है? पाली सिटी ऑफ राजस्थान में। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की बात करें तो ये जैन मॉन्क थे। इनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1870 को। विजयानंद सूरी जो कि एक इंपॉर्टेंट और जैन टीचर थे, उनके ये शिष्य थे। आप देखो, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज फाउंडर है किसके? श्री पार्श्वनाथ जैन विद्यालय के, पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। और इन्होंने महावीर जैन विद्यालय भी फाउंड किया था पुणे में, मुंबई में और वडोदरा में। इन्होंने नॉन वायलेंट जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स थे महात्मा गांधी जी के, उनको सपोर्ट किया था। अगर आप बात की जाए माइनॉरिटीज की इंडिया में, तो जैन आर वन ऑफ द 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटीज। दूसरी 5 कौन है? मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीज। माइनॉरिटीज की बात की जाए तो ज्यादातर केसेस में केवल मुस्लिम्स को ही कंसीडर किया जाता है। बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स और पारसीज ये भी माइनॉरिटी में ही आते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपको काम आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।